हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का जो मई मंथ का मैगजीन है इसको कवर करेंगे और एक एक एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। इस मैगजीन में जितना सा भी एमसीक्यू दिया हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक हो, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसके बाद इस एमसीक्यू को देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखिए और उसके बाद सीधा आप समझ जाइए कि आपका ये पीडी कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाल ही में विधानसभा चुनाव देश के किन किन राज्यों में आयोजित हुआ है। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुआ है, तो दरअसल ये उस समय का मैगजीन है जब ये होने वाला था, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विधानसभा जो चुनाव अभी होने वाला है या हुआ है किन किन राज्यों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में, केरल में और असम में और तमिलनाडु में, ये 4 राज्य है और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 4 राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुदुचेरी, इन सब में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है। वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित होंगे। कुल पश्चिम बंगाल में जो सीट है ये 294 है। इसका जरूर आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुद्दा हाईलाइटेड है। तो पश्चिम बंगाल में जो है टोटल 294 सीट्स है। इसके बाद असम में जो है 126 सीट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तमिलनाडु में 234 सीट है और केरल में 140 सीट है। तो यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस देखना चाहें, अगर आपके किसी प्रीलिम्स एग्जाम में अगर ये पूछ दे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट पश्चिम बंगाल में है, 2 नंबर पर तमिलनाडु है और 3 नंबर पर आपका केरला है और चौथे नंबर पर असम है और लास्ट में पुदुचेरी में 30 सीट है। चलिए, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की मतगणना 4 मई 2026 को होगी। तो अब तो इसका रिजल्ट भी आ गया है और जो आने वाला जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है उसमें हम लोग इसके रिजल्ट को डिटेल में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बनी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। देखिए दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, जिसको LCH का फुल फॉर्म हो गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसमें उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। तो आपको सीधा ये दे देगा कि जो LCH प्रचंड है ये क्या है। तो ये एक तरह का हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर में भी कौन सा, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर और स्वदेशी है। पायलट का नाम ग्रुप कैप्टन NS बहुआ था। प्रचंड का निर्माण जो है HAL के द्वारा किया गया है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। यह भारत का स्वदेशी विकसित आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका उपयोग उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा युद्ध अभियानों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS अंजदीप। INS अंजदीप किस श्रेणी का युद्धपोत है और इसे कब कमीशन किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा ए, पनडुब्बी रोधी नौका है और ये जो है 27 फरवरी 2026 को कमीशन किया गया है। तो यहाँ पर वही दिया है कि INS अंजदीप उथले पानी यानी कि जो छिछला पानी है उसमें चलने वाली पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। इसे 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE द्वारा किया गया। इसकी जो गति है वो 25 नॉटिकल मील प्रति घंटा की है। इस श्रेणी के कुल 8 युद्धपोत का निर्माण करने का समझौता हुआ है, जिसमें से 3 अब तक शामिल किए जा चुके हैं। तो पहला था INS अर्नाला, जिसको 18 जून 2025 को शामिल कर लिया गया है। INS एंड्रोथ, इसको 6 अक्टूबर 2025 को शामिल किया गया और अब जो ये तीसरा है ये है INS अंजदीप, जिसको 27 फरवरी 2026 को शामिल किया गया। और ऐसा जो है 8 युद्धपोत आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो संभवतः जब आने वाला जो आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें अंजदीप के बाद का आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि तटीय क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना एवं उन्हें नष्ट करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है तटीय क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना और उनको नष्ट करना। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता संबंधी विधेयक पारित किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। देखिए यहाँ पर दिया है कि हाल ही में गुजरात विधानसभा ने 25 मार्च 2026 को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC संबंधी विधेयक को पारित कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में DPSP जो अनुच्छेद 44 का है उसमें नागरिकों के लिए समान संहिता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला जो राज्य है वो है, सबसे पहला राज्य उत्तराखंड था। आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य था जो UCC लागू किया और अब गुजरात दूसरा बन गया है। अच्छा,
गोवा में जो है स्वतंत्रता से पहले ही यूसीसी लागू था। गोवा ऐसा राज्य है जिसमें स्वतंत्रता के पहले से ही यूसीसी लागू था। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है अभी हाल फिलहाल में एक डिसीजन दिया है जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अगर धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है तो उसके बारे में क्या निर्णय दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि देखिए ऑप्शन है कि एससी दर्जा बरकरार रहेगा, एससी दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा, केवल हिंदू एससी का दर्जा समाप्त होगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि एससी का दर्जा जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि जैसे ही कोई एससी वर्ग के व्यक्ति कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो तुरंत उनका एससी का जो दर्जा है वो समाप्त हो जाएगा। तो दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय जिसमें न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने 24 मार्च 2026 को चिंतदा आनंद जो पादरी है इसकी याचिका पर निर्णय दिया। तो ये चिंतदा आनंद आप जरूर याद रख लीजिए। चिंतदा आनंद ये जो केस है ये चिंतदा आनंद केस के ही रूप में जाना जा रहा है। तो दिया हुआ है कि चिंतदा आनंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू, सिख और बौद्ध ये 3 धर्म है, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों का अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे जुड़े कानूनी संरक्षण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मामले की पृष्ठभूमि क्या है इसको देख लीजिए। दिया है कि आंध्र प्रदेश के पादरी हैं चिंतदा आनंद जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, ने कुछ लोगों पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अन्य धर्म में जाने पर व्यक्ति का SC का दर्जा पूरी तरह से और तुरंत खत्म हो जाता है। अगर कोई दूसरे धर्म को अपना लेता है तो SC का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। कानूनी स्थिति क्या है? भारत के संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत जो है अनुसूचित जाति का लाभ केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों को ही मिल सकता है। तो इस एक्ट के तहत जो है SC का जो दर्जा है वो केवल हिंदू, सिख या बौद्ध को दिया जाता है और इस धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को मानने वाले जैसे ही वो दूसरे धर्म को अपनाएंगे कोई भी SC के व्यक्ति तो उनका जो SC का दर्जा है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब पुनर्परिवर्तन जो है उसके बारे में देखिए कि रिकन्वर्जन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम से वापस हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाता है तो तुरंत प्रभाव से जो है फिर से वो SC का दर्जा उनको मिल जाएगा। तो वह फिर से SC दर्जे का दावा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ कानूनी और सामाजिक शर्तें पूरी करनी होती है। तो कुल मिला के ये पूरा जो कानून है ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से जो है अब दूसरे धर्म का को अपनाने पर जो है SC का दर्जा समाप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है नेशनल डेंटल कमीशन का गठन कब किया गया और उसके प्रथम चेयरमैन कौन थे या कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि 19 मार्च 2026 को जो है नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया गया और डॉक्टर संजय तिवारी जो है इसके प्रथम चेयरमैन बने हैं। देखिए यहाँ पर दिया कि केंद्र सरकार ने 19 मार्च 2026 को नेशनल डेंटल कमीशन का गठन की अधिसूचना जारी की। यह डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया 1948 एक्ट के स्थान पर स्थापित किया गया है। इससे पहले क्या था? डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 1948 में वो एक्ट लाया गया था, उसके जगह पर अब नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा सकता है। इसके प्रथम चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर संजय तिवारी थे उस टाइम। और इसमें जो है 3 बोर्ड है। देखिए अभी जो बने हैं ये कौन बने? प्रथम चेयरमैन कौन है? ये जो संजय तिवारी हैं ये वर्तमान में बने हैं और अभी जो नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया गया ये संजय तिवारी वही हैं। अब चूंकि पहली बार ये गठित किया गया तो ये प्रथम चेयरमैन इस डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं बल्कि अब जो गठित किया गया है नेशनल डेंटल कमीशन उसके प्रथम चेयरमैन बने हैं डॉक्टर संजय तिवारी। देखिए इसमें नेशनल डेंटल कमीशन में 3 बोर्ड है। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड पहला बोर्ड हुआ, दूसरा है डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड और तीसरा है एथिक्स डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो इसमें 3 बोर्ड है, इस तीनों बोर्ड को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कालिंजर का किला उसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो कालिंजर का किला जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वहाँ पर है। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने कालिंजर के किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है और बांदा जिले का पहला भू विरासत स्थल है। अब तक कुल 70 राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं और GSI जो है इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई है। तो कुल मिला के टोटल अब कितना राष्ट्रीय भू विरासत स्थल हो चुका है? तो टोटल 70 हो चुका है और लेटेस्ट यही बांदा जिले में जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर का किला है वो है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चीता पुनर्वास परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा जो है चीता पुनर्वास परियोजना चलाया जा रहा है। तो उसके तहत मार्च 2026 तक भारत में कुल कितने चीते हो गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53।
देखिए यहाँ पर दिया है कि चीता पुनर्वास योजना 17 सितंबर 2022 ईस्वी को शुरू किया गया। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। बोत्सवाना से फिर 9 चीते 28 फरवरी 2026 को लाए गए। मार्च 2026 तक भारत में कुल 53 चीते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 2020 में शुरू किया गया था। तो इसको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए IOS सागर इनिशिएटिव का दूसरा संस्करण कब और कहाँ आयोजित हुआ है? तो INS सागर इनिशिएटिव जो है इसका दूसरा संस्करण जो है 16 मार्च 2026 को शुरू किया गया नेवल बेस कोच्चि में। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि IOS सागर इनिशिएटिव का दूसरा संस्करण 16 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा नेवल बेस कोच्चि में आयोजित हुआ। इसमें 16 मित्र देश शामिल हुए। पहला जो IOS सागर इनिशिएटिव था, IOS का मतलब हो गया इंडियन ओशन शिप सागर, यानी कि इंडियन ओशन शिप, ये IOS और फिर सागर। तो अब पहला जो IOS सागर मिशन था वो 5 अप्रैल 2025 को कारवार कर्नाटक से शुरू किया गया था। इस बार कोच्चि से शुरू हुआ है, कोच्चि केरला से, और पहला जो था 2025 में वो कारवार कर्नाटक से शुरू किया गया था। और पहला संस्करण और दूसरा संस्करण दोनों में INS सुनैना का ही उपयोग किया गया। तो INS सुनैना इसमें यूज किया गया था। नेक्स्ट 10 नंबर का देखिए, मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। देखिए दिया है कि पंजाब सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना, एक योजना शुरू किया गया है। पात्र महिलाओं को प्रति माह जो है 1000 रुपये की सहायता राशि दिया जाएगा और जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 2026 के बजट में जो है 9300 करोड़ रुपए का स्पेशल इसके लिए प्रावधान किया गया है। अब देखिए 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हुआ है। सरकारी कर्मचारी अगर कोई महिला है या इनकम टैक्स देती हैं या सांसद विधायक हैं, वर्तमान हो या पूर्व, उन सबको इसका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राज्य वित्त आयोग जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243I जो है 243I, उसमें ही जो है इसका जिक्र किया गया है। अब देखिए दिया है कि हाल ही में जयभान सिंह पवैया को मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जयभान सिंह पवैया जो है ये अब मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243I में किया गया है और इसका गठन पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाता है। यह राज्यपाल को स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय संसाधनों के वितरण संबंधी सिफारिशें देता है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद इसका महत्व बढ़ा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 12वां नंबर का कह रहा है कि गाँव ग्वाला योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। देखिए दिया कि राजस्थान सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए गाँव ग्वाला योजना शुरू किया गया है। प्रत्येक गांव में एक ग्वाला की नियुक्ति की जाएगी। अब ग्वाला सरकारी हो गया, एक तरह से सरकारी ग्वाला हर गांव में एक नियुक्त किया जाएगा जिसको प्रति माह 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, यानी कि वेतन आप समझ लीजिए। और इस ग्वाले का मुख्य काम क्या होगा कि पशुओं की देखभाल करना, चारागाह प्रबंधन, दुधारू पशुओं के दुग्ध का निष्कर्षण किया जाएगा और गौवंश का संरक्षण किया जाएगा। योजना का उद्देश्य निराश्रित एवं गौवंशीय पशुओं के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। कोई भी जो निराश्रित पशु है, गौवंशीय पशु, उन सब के प्रबंधन को, उन सब का जो संरक्षण है उसके मकसद से इस गाँव ग्वाला योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बालेंद्र शाह। देखिए दिया कि नेपाल में आंदोलन एवं अंतरिम सरकार के बाद संसदीय चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव के बाद बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 28 मार्च 2026 को पद की शपथ लिया। ये डेट आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, स्टेट PCS वगैरह में जो है मे भी आपको पूछ सकता है, ये थोड़ी संभावना तो है इसकी कि 28 मार्च 2026 को जो है ये नए प्रधानमंत्री का शपथ लिए। वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और उनका एज अभी वर्तमान में मात्र 36 साल है, 36 ईयर्स। नेपाल के निचले सदन जो प्रतिनिधि सभा है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल 275 सदस्य होते हैं। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, इसको याद रखिए। ये जो चुनाव है ये 5 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था। और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो RSP है उसको 182 सीट प्राप्त हुआ। यही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो RSP पार्टी है, इसी से ये बालेंद्र शाह संबंधित है। और नेपाली कांग्रेस को 38 सीट प्राप्त हुआ। CPN-UML को 25 सीट प्राप्त हुआ। नेपाल की तत्कालीन राष्ट्रपति जो उस समय के राष्ट्रपति या वर्तमान में भी राष्ट्रपति यही है, रामचंद्र पौडेल वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं। जो वहाँ पर विद्रोह हुआ था जैनजी के द्वारा, जैनजी प्रोटेस्ट हुआ, तो सुशीला कार्की को ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। और अब बालेंद्र शाह वहाँ के पूर्णकालिक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखिए माउंट आबू जो है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबू राज।
माउंट आबू का नाम अब अबूराज हो चुका है। आप किसी भी बुक में अबूराज देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये माउंट आबू पर्वत की बात हो रही है। अब देखिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत की यात्रा कब हुई और वे किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 से 7 मार्च 2026 के बीच वो भारत आए थे और वो रायसीना डायलॉग जो भारत में होता है नई दिल्ली में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो देखिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब जो है 4 से 7 मार्च 2026 तक भारत की यात्रा पर रहे। वे रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे। भारत और फिनलैंड ने अक्टूबर 2026 में भारत में होने वाली विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की सह मेजबानी करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। कनाडा ने भारत समर्थित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। कनाडा ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल होने का निर्णय लिया और कनाडा जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का डायलॉग पार्टनर भी बना है। तो ये सब जो है हम लोगों को यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी हो गई। तो कुल मिला के कनाडा से संबंधित यहाँ पर 3 बातें आप देखें। कनाडा ने भारत समर्थित जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें शामिल होने की घोषणा किया। कनाडा जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल होने का निर्णय लिया और कनाडा ही जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA का डायलॉग पार्टनर भी अभी हाल फिलहाल में बना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 16वां रायसीना डायलॉग जो है कब और कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 5 से 7 मार्च 2026 को ये रायसीना डायलॉग हुआ और नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। देखिए, दिया है कि 11वां रायसीना डायलॉग 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, नई दिल्ली में हुआ और इसके मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब थे, अभी हम लोग देखे थे। और इसका थीम क्या था? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, यानी कि संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। देखिए, 110 देशों के 2700 प्रतिनिधि इस रायसीना डायलॉग में भाग लिए। प्रथम संस्करण इसका जो है ना 2016 में आयोजित हुआ था। रायसीना डायलॉग पहली बार 2016 में आयोजित हुआ था। यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर संवाद है और 24वां संग्रीला संवाद जो है ये मई 2027 के अंत में सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संग्रीला वार्ता है, संग्रीला डायलॉग, ये सिंगापुर के द्वारा आयोजित करवाया जाता है, जबकि रायसीना डायलॉग इंडिया के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में सिप्री का रिपोर्ट आया। तो सिप्री रिपोर्ट 2021-25 के अनुसार हथियार आयातक देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग दूसरा है, यानी कि भारत पूरे विश्व में 2 नंबर पर वो देश है जो कि हथियार आयात करता है। तो अब देखना होगा कि 1 नंबर पर कौन है। तो देखिए, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, सिप्री लास्ट में इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सिप्री, इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 में हथियार आयातक देशों में 1 नंबर पर यूक्रेन है। यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो इसको सबसे ज़्यादा हथियार आयात करना पड़ रहा है। 2 नंबर पर भारत है और 3 नंबर पर सऊदी अरब है। तो ये टॉप 3 हो गया। सबसे ज़्यादा यूक्रेन आयात करता है पूरे विश्व में हथियार का, 21 से 25 के बीच की अवधि जो है इसमें। फिर भारत 2 नंबर पर है 8.2% और सऊदी अरब जो है 6.8%। इसके अलावा चौथे नंबर पर कतर है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान भी इस लिस्ट में है। तो 4.2% पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है और भारत जो है ये दूसरे नंबर पर है। अब देखिए, भारत के आयात में 4% की हाल फिलहाल में कमी हुई है, यानी कि 16-20 की तुलना में जो 21 से 25 की 5 साल की अवधि है उसमें 4% भारत कम आयात किया है। भारत का जो आयात है उसमें 40% का आयात जो है सिर्फ रूस से होता है, यानी कि भारत टोटल जितना भी आयात करता है उसमें 40% रशिया से करता है, 29% फ्रांस से करता है और देखिए 15% जो है इजराइल से करता है। अमेरिका वगैरह का यहाँ पर कोई रैंक भी नहीं है टॉप 3 में। तो भारत सबसे ज़्यादा रूस से आयात करता है, 29% फ्रांस से करता है, 15% इजराइल से करता है। तो रूस, फ्रांस, इजराइल, तो इसलिए इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट देश है, फ्रांस भी बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बाकी रशिया तो है ही। अब देखिए, सिप्री रिपोर्ट 2021-25 के अनुसार हथियार निर्यातक देशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ए नंबर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात अमेरिका करता है, 2 नंबर पर फ्रांस करता है, 3 नंबर पर रशिया करता है। देखिए, यहाँ पर दिया है कि अमेरिका 42% निर्यात करता है, यानी कि टोटल विश्व में जितना भी हथियार निर्यात किया जाता है उसका 42% केवल अमेरिका अकेले करता है। और उसके बाद जो 2 नंबर पर फ्रांस है, देखिए कितना बड़ा अंतर है, कहाँ 42%, कहाँ 9.8%। तो फ्रांस जो है मात्र 9.8% निर्यात करता है और रशिया 6.8% करता है। और रशिया टोटल जितना निर्यात करता है उसका 40% इसका जो है सिर्फ भारत आयात कर लेता है, यानी कि भारत का टोटल जितना आयात है उसमें 40% रशिया से ही आयात होता है, जो आप यहाँ पर देखिए अभी 40% रशिया से आयात करते हैं। चलिए, अब देखिए, सिप्री रिपोर्ट 2021-25 के अनुसार हथियार निर्यातक देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जो अभी हम लोग देखे 42%, 2 नंबर पर फ्रांस है 9.8%, तीसरे नंबर पर रशिया है 6.8%
और चौथे नंबर पर जर्मनी है, 5वें नंबर पर चाइना है। अब अमेरिका जितना भी निर्यात करता है 42%, इसमें सबसे बड़ा इसका जो आयातक है, यानी कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा खरीदता है सऊदी अरब 12%, यूक्रेन 9.4% और जापान 8.9%। तो इस तरह से अमेरिका जितना भी बेचता है उसका सबसे ज़्यादा आयात करता है सऊदी अरब, और भारत जितना भी आयात करता है उसमें सबसे ज़्यादा आयात रशिया से करता है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुल खाद्यान्न उत्पादन 2025-26 दूसरा अग्रिम अनुमान कितना अनुमानित है, यानी टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन होने वाला है 2025-26 में उसका अनुमान कितना है कि कितना उत्पादन होना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 3,486.57 लाख मीट्रिक टन, यानी कि 3486 हो गया 3500 के अप्रोक्स, आप याद रखने के लिए 3500 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित है इस 25-26 की अवधि में। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान यानी सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के अनुसार जो है, PIB की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3486.57 लाख मीट्रिक टन LMT होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम के आधार पर जो है मुख्य फसलें और मुख्य फसलों के अनुसार आधिकारिक आंकड़े नीचे दिए गए हैं। देखिए मौसम के आधार पर कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या है, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। जो खरीफ फसल है, जो खरीफ फूड ग्रेन है वो 1741.44 LMT है। उसी तरह से रबी खाद्यान्न फसल जो है, जो ग्रीष्मकालीन को छोड़ के, रबी मतलब ठंडा महीने का फसल और खरीफ मतलब गर्मी महीने का फसल, तो गर्मी महीने में यानी कि जब धान वगैरह लगाया जाता है उस समय 1741 LMT या लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, और रबी जो है वो ठंडे का फसल है तो उसमें 1745 लाख मीट्रिक टन जो है खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। तो ये 46 लाख मीट्रिक टन पिछले साल से ज़्यादा था, और ये जो है रबी फसल ये 53 लाख मीट्रिक टन अधिक इस बार उत्पादन होगा, तो ये अच्छा संकेत है। अब देखिए चावल का जो उत्पादन है ये 1406 लाख मीट्रिक टन है, 1406.48 लाख मीट्रिक टन, यानी 1400 लाख मीट्रिक टन आप रफ आइडिया में रखिए। गेहूं का उत्पादन 1202 लाख मीट्रिक टन, यानी 1200 लाख मीट्रिक टन गेहूं होगा, और मक्का का उत्पादन जो है 461 लाख मीट्रिक टन। अगर सीक्वेंस में आपको पूछे थे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किसका होता है, तो चावल का, 2 नंबर पर गेहूँ और 3 नंबर पर मक्का है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2025-26 की पहली 3 तिमाहियों में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा, यानी कि 9 महीने के दौरान जो है भारत का चालू खाता घाटा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना रहा। तो सही जवाब हो जाएगा 30.1 अरब डॉलर, 30.1 अरब डॉलर, जो कि GDP का 1% है। देखिए यहाँ पर दिया है कि RBI के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 की पहली 3 तिमाहियों में, जो अप्रैल से शुरू होगा और दिसंबर तक जाएगा, यानी कि 9 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है चालू खाता घाटा वो 30.1 अरब डॉलर रहा, जो GDP का 1% है। 2024-25 में यह 36.6 अरब डॉलर जो है ये था, यानी 1.3% था टोटल GDP का, यानी कि इस बार जो है करंट अकाउंट डेफिसिट घटा है, जो कि अच्छा संकेत है इकोनॉमी के लिए। अब देखिए यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए किस टीके का कार्यक्रम अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा HPV वैक्सीन। जो घुमा के सवाल अगर पूछ दे कि HPV वैक्सीन अभी हाल फिलहाल में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है, तो किस उम्र की लड़कियों के लिए इस टीका कार्यक्रम को शुरू किया गया है, तो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, तो इसका सही जवाब 14 वर्ष हो जाएगा। तो 14 वर्ष से कम उम्र की जो भी बच्चियाँ हैं उन सब के लिए HPV वैक्सीन शुरू किया गया है टीकाकरण कार्यक्रम सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2026 को 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है। HPV वायरस इस कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। HPV वायरस का नाम है और वो इस कैंसर का जो है मुख्य कारण है। वर्तमान में इसके लिए ग्रेडिसिल वैक्सीन दी जा रही है, ग्रेडिसिल नाम की दवा दी जा रही है वर्तमान में, ठीक है। ICMR और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है सर्वावैक नाम का एक स्वदेशी वैक्सीन जो है विकसित किया गया है इसके लिए। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून शॉट प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन्नत ब्रेन प्रोसेसर का विकास करने के लिए। देखिए यहाँ पर मून शॉट जैसे आप नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चंद्रमा से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माइंड से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, मेंटली मस्तिष्क से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है कि मून शॉट भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलुरु तथा प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क जो है उस जैसी कार्य क्षमता वाले उन्नत ब्रेन प्रोसेसर विकसित करना है, ऐसा ब्रेन प्रोसेसर विकसित करना जो मानव मस्तिष्क जैसा कार्य करे। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग से जुड़ा
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मनुष्य के मानव मस्तिष्क के जैसा काम करने वाला उन्नत ब्रेन प्रोसेसर विकसित करना इसका मकसद है। परियोजना का लक्ष्य ऊर्जा दक्ष मानव मस्तिष्क की तरह सीखने वाले प्रोसेसर को बनाना है। तो ये था आपको मून शॉट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डार्क ऑक्सीजन ये कहाँ खोजा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर में। देखिए डार्क ऑक्सीजन हम लोग बोलते हैं ऐसा ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बिना बहुत गहरे समुद्र में उत्पन्न हो जाता है। तो दिया है कि प्रशांत महासागर की 4000 मीटर की गहराई में डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। डार्क ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन को कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के बिना गहरे समुद्र में उत्पन्न हो जाता है। तो फाइनली ये जो है ना डार्क ऑक्सीजन अभी हाल फिलहाल में कहाँ खोजा गया? तो प्रशांत महासागर में खोजा गया। देखिए इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। क्या है उसको देखिए कि देखिए नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया द्वारा इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण एवं स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करना। तो आपको अगर ये पूछ दे कि इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म जो है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो पहले तो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया, और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा अगर शुरू किया गया तो ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और पोषण और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करना इसका मूल मकसद है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है रियो अर्थ समिट कब शुरू हुआ और भारत ने CBD पर कब हस्ताक्षर किया? तो ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि रियो अर्थ समिट जो है ये 1992 ईस्वी में शुरू किया गया है और 1994 पर जो है CBD पर भारत हस्ताक्षर किया। इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। देखिए रियो अर्थ समिट जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं 1992 ईस्वी में हुआ। 1992 में भारत ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD पर 1994 में हस्ताक्षर किया। देखिए रियो सम्मेलन जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया। भारत ने सम्मेलन में हिस्सा लिया और इसके मुख्य दस्तावेजों जिसमें मुख्य दस्तावेज एजेंडा 21 है, यानी 21वीं सदी में जो एजेंडा था उसी को एजेंडा 21 बोला गया। तो एजेंडा 21 को अपनाया। रियो में बनी संधि को भारत ने बाद में आधिकारिक रूप से अनुसमर्थन दिया, यानी रेटिफाई उसको किया। रियो सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते और संधियाँ हुई, यानी कि 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो पृथ्वी सम्मेलन, उसमें बहुत सारी संधियाँ हुई और उस संधियों को अलग अलग समय पर फिर रेटिफाई किया गया अलग अलग देश की सरकार के द्वारा। तो भारत भी उसको रेटिफाई किया। तो जिसमें से एक संधि थी क्या? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC। इसको भारत 1 नवंबर 1993 ईस्वी को रेटिफाई किया। जैविक विविधता पर सम्मेलन यानी कि यही CBD जो आपके क्वेश्चन में था कि जैविक विविधता पर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी 1994 को इसमें अनुसमर्थन इसका किया। उसके बाद देखिए एजेंडा 21 जो है सतत विकास के लिए कार्य योजना, इसको रियो सम्मेलन में ही 1992 में ही अंगीकार कर लिया गया एजेंडा 21 को। रियो एक बहुत बड़ी छतरी यानी कि पेरेंट कन्वेंशन है और कार्टाजेना और नागोया उसी छतरी के नीचे से निकले दो विशेष नियम है। अब यहीं पर लगे हाथ हम लोग कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल को भी देखेंगे। देखिए दिया है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 ईस्वी में कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया। तो यह रियो सम्मेलन जो CBD के तहत बनाया गया यह पहला बड़ा नियम या पूरक समझौता है। कोलंबिया जो है देश उसके कार्टाजेना शहर में इस पर सहमति बनी थी। इसका मुख्य फोकस था बायो सेफ्टी यानी कि जैव सुरक्षा और LMOs यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सरल शब्दों में मतलब इसका ये था कि आज के वैज्ञानिक लैब में जीवों और फसलों के DNA बदलकर नए जीव या फसलें बना लेते हैं, जैसे कि BT कॉटन GM फसलें। ये नए जीव हमारी असली प्रकृति और इंसानी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए नियम बनाए गए। अगर एक देश ऐसी कोई जीव या बीज दूसरे देश को भेजता है तो उसे पूरी जानकारी और सुरक्षा देनी होगी। तो भारत का इससे क्या जुड़ा कि भारत ने इसे 23 जनवरी 2003 ईस्वी को मंजूरी दिया और यह पूरी दुनिया में 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यानी कि आपको जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित हो गया? ये हो गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बहुत सारा बायोलॉजिकल कुछ डेवलपमेंट किया जाता है, किसी भी चीज़ को बनाया जाता है, कोई पौधा या कोई भी फसल वगैरह, तो उसका सेफ्टी का ध्यान रखना इसका मूल मकसद है। यानी कि किसी भी देश को अगर उस तरह का फसल बेचा जाता होगा जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है या GM क्रॉप जो भी है, तो उससे संबंधित उसके हानि से संबंधित पूरी जानकारी दूसरे देश को प्रोवाइड करवानी होगी। तो ये था आपको कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में। लेकिन इसके बाद एक आया नागोया प्रोटोकॉल 2010 में। अब नागोया प्रोटोकॉल ये है कि GM क्रॉप्स जो भी बनाया जाता है यानी कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी फसल उत्पादन होता है तो उसमें अगर किसी दूसरे
दूसरे देश के किसी उत्पाद का यूज किया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बेच के जो लाभ होता है ना, ये उस देश को या उस संस्था को भी दिया जाए। तो इसमें जो है ना लाभ का बंटवारा करने से जुड़ा हुआ ये प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर दिया है कि यह रियो सम्मेलन CBD के तहत बनाया गया दूसरा बड़ा नियम है। यह जापान के नागोया शहर में तय हुआ था। देखिए इसका मुख्य फोकस क्या है, ABS यानी कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का उचित बंटवारा। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि मान लीजिए कि विदेशी कंपनियां भारत के किसी जंगल से कोई औषधीय पौधा या जड़ी बूटी यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज ले जाती है और उससे करोड़ों रुपए की दवाई बनाती है। तो नागोया प्रोटोकॉल कहता है कि उस दवा से होने वाली कमाई का एक हिस्सा उन स्थानीय आदिवासियों या उस देश जैसे कि भारत वगैरह को भी मिलना चाहिए जहाँ से वह पौधा लिया गया था। इसे बायोपायरेसी यानी कि जैव चोरी रोकना भी कहते हैं। तो भारत का जुड़ाव इससे ये है कि भारत ने इस पर 9 अक्टूबर 2012 को मोहर लगाई और यह दुनिया में 12 अक्टूबर 2014 से लागू है। तो देखिए यहाँ पर जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि CBD से संबंधित COP16 शिखर सम्मेलन कोलंबिया के कैली शहर में भी हाल फिलहाल में आयोजित हुआ है। यानी कि COP16 जैव विविधता पर जो बायोडाइवर्सिटी पर जो सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में हुआ है COP16, वो कोलंबिया के कैली नाम के शहर में आयोजित हुआ और ये सम्मेलन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 में आयोजित हुआ। और इसका जो कुछ बचा खुचा मामला बच गया था 2025 में रोम में इसको पूरा कर लिया गया। तो कैली सम्मेलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके लिए इसके संबंधित एक कैली फंड बनाया गया था। देखिए यहाँ पर दिया है कि इस शिखर सम्मेलन का मुख्य नारा प्रकृति के साथ शांति यानी कि पीस विद नेचर रखा गया था। इसका उद्देश्य था वर्ष 2022 में अपनाए गए ऐतिहासिक कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी कि KMGBF को लागू करना और इसकी प्रगति की समीक्षा करना। इस फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित करना है। इसका परिणाम यानी आउटकम्स क्या आया था, तो कैली फंड एक बनाया गया, कैली फंड की स्थापना हुई। सम्मेलन में कंपनियों द्वारा डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन यानी कि DSI यानी प्रकृति से प्राप्त आनुवंशिक डेटा का उपयोग करने पर मिलने वाले लाभ को साझा करने के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र और कैली फंड बनाने पर ऐतिहासिक सहमति बनी। इसके तहत दवा, सौंदर्य प्रसाधन और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां इस फंड में योगदान देंगी। तो कैली फंड बनाया गया। तो देखिए अभी जो वर्ष 2024 में वो था कैली शहर जो कोलंबिया में था, ये जो आप अभी देखे कोलंबिया का जो कैली शहर है इसमें COP16 हुआ है जो जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन है। और अब COP17 जो है COP17 ये येरेवान अर्मेनिया में आयोजित होगा 2026 में। तो ये आप ध्यान रखिए COP17 जो है COP17 जो कि जैव विविधता से संबंधित है बायोडाइवर्सिटी से, तो ये अर्मेनिया देश में आयोजित किया जाएगा और अर्मेनिया के येरेवान शहर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनिडिया इंडिका। एक्टिनिडिया इंडिका, इसको एक्ट इंडिया ना पढ़ें, एक्टिनिडिया इसको पढ़ेंगे। एक्टिनिडिया इंडिका क्या है, तो ये कीवी की एक नई प्रजाति है। देखिए दिया हुआ है कि एक्टिनिडिया इंडिका जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी यानी कि लोअर सुबनसिरी जिला में जो जीरो घाटी है वहाँ पर खोजी गई जंगली कीवी की एक नई प्रजाति है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई यह प्रजाति देश की समृद्ध पादप जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको सीधा पूछ दिया जाएगा कि एक्टिनिडिया इंडिका क्या है, तो ये कीवी की एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वेला कार्ली, ये क्या है, तो वेला कार्ली जो है ना मीठे पानी का केकड़ा है, केकड़ा। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि वेला कार्ली पश्चिमी घाट की स्थानिक मीठे पानी में पाई जाने वाली केकड़े की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। इसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक द्विलिंगी जीव के रूप में खोजा है जिसके शरीर के आधे हिस्से में नर और आधे हिस्से में मादा के लक्षण मौजूद होते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के केरल स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो केरल है ना वहाँ पर मूल रूप से ये पाया गया। तो यह मुख्य रूप से भारत के केरल स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। तो वेला कार्ली आप देख लीजिए, वेला कार्ली क्या है, मीठे पानी का केकड़ा है, केकड़ा। अब देखिए एनर्जी एंड क्लीन एयर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 238 शहरों में कितने शहर वायु गुणवत्ता मानकों में विफल रहा है। तो एनर्जी एंड क्लीन एयर रिसर्च सेंटर, एनर्जी एंड क्लीन एयर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई है। उसमें टोटल भारत का जो 238 शहर हैं उसमें से कितना शहर ऐसा है जिसको वायु गुणवत्ता मानकों में विफल घोषित कर दिया गया है। तो टोटल 204 शहर है जो फेल हो चुका है, यानी कि उसके कैटेगरी के हिसाब से खड़ा नहीं उतरा, और ये टोटल 85% है। देखिए दिया हुआ है कि एनर्जी एंड क्लीन एयर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत 238 शहरों में, भारत का जो 238 शहर है उसमें से 204 शहर वायु गुणवत्ता मानकों में विफल रहा। WHO मानकों के अनुसार भारत का कोई भी शहर स्वच्छ नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का जो COP15 सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील का जो कैंपे ग्रांडे माटो ग्रेसो एक प्रांत है
वहाँ पर जो है ये आयोजित हुआ है। तो CMS जो है इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिस इसी को जो है ना बॉर्न कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो 23 जून 1979 ईस्वी को हस्ताक्षरित एक बाध्यकारी संधि है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपेंडिक्स 1 में 188 प्रजातियां शामिल हैं। COP15 2026 में कैंपो ग्रांडे मासो डो सुल जो ब्राज़ील का एक प्रांत है वहाँ पर हुआ, यानी कि कैंपो ग्रांडे शहर में आयोजित हुआ। और ये माटो ग्रासो डू सुल जो माटो ग्रासो ही इसको शॉर्ट में बोला जाता है, तो माटो ग्रासो डो सुल प्रांत का एक हिस्सा है ये कैंपो ग्रांडे, तो जो ब्राज़ील में है। तो यहाँ पर ही ये CMS का सम्मेलन हुआ। तो इस बार का थीम क्या था? कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। देखिए यहाँ पर दिया है कि द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS और बॉर्न कन्वेंशन, ये CMS को ही बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं, इज़ अ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNEP का जो है एक ट्रीटी है। ये ट्रीटी इस्टेब्लिश्ड इन 1979 टू लीगली प्रोटेक्ट माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि जो ऐसी प्रजाति जो एक जगह से उड़ के किसी दूसरे देश में जाता है, इस तरह के प्रजाति के संरक्षण के लिए, मान के चलिए साइबेरियन सारस उड़ के UP के या बिहार के या किसी दूसरे राज्य के या भारत में किसी भी जगह पे पहुंचता है, तो उसका शिकार ना हो जाए, उसको बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो है ये जो ट्रीटी है ये लाया गया था CMS। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपिस डोरसाटा ये क्या है? तो एपिस डोरसाटा एक मधुमक्खी की प्रजाति है। देखिए ये चर्चा में है। तो एपिस डोरसाटा मधुमक्खी की एक प्रमुख प्रजाति है। इसे जायंट रॉक बी यानी कि विशाल चट्टानी मधुमक्खी भी कहा जाता है। यह बड़े आकार के खुले छत्ते बनाती है। शहद उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये नोट है कि एपिस डोरसाटा जो है, जिसे आमतौर पर विशालकाय चट्टानी मधुमक्खी यानी कि जायंट रॉक बी या भंवर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, मधुमक्खियों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। यह प्रजाति अपने बड़े आकार और आक्रामक स्वभाव के लिए जानी जाती है। यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों व ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत और नेपाल का जो आसपास का निकटवर्ती देश है वहाँ पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दिल्ली एरोसिटी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि देश का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड एयर प्यूरिफायर टावर जो है दिल्ली के एरोसिटी हाईवे क्षेत्र में स्थापित किया गया है। माइक्रो एल्गी प्योर एयर टावर जो है, माइक्रो एल्गी प्योर एयर टावर भारत की एक नई और क्रांतिकारी पर्यावरणीय तकनीक है। पारंपरिक स्मोक टावरों के विपरीत जो केवल यांत्रिक फिल्टर का उपयोग करते हैं, यह टावर हवा से प्रदूषण कम करने के लिए जीवित छोटे शैवाल यानी माइक्रो एल्गी और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रयोग करता है। तो ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो दिल्ली में यातायात के अत्यधिक दबाव वाले एरोसिटी कॉरिडोर के सड़क विभाजक पर देश का पहला माइक्रो एल्गी प्योर एयर टावर स्थापित किया गया है। इसके जरिए आम सड़कों के बुनियादी ढांचों को एक सक्रिय वायु शोधन यानी कि एयर प्यूरिफिकेशन प्रणाली में बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जोहा चावल का भी ज़्यादा चर्चे में है। तो जोहा चावल का जो GI टैग है प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब आसाम हो जाएगा। देखिए दिया है कि जोहा राइस असम की प्रसिद्ध सुगंधित चावल का एक किस्म है। जोहा राइस असम का है चावल का किस्म। इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। इसकी पहली निर्यात खेप जो है यूनाइटेड किंगडम और इटली को भी हाल फिलहाल में भेजी गई है। इसका विशेषता है एरोमेटिक राइस है, यानी कि सुगंधित किस्म का चावल है। अब देखिए नागोरी पान मेथी यानी कि नागोरी पान मेथी जो है, इसके लिए पेटेंट या मान्यता किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको सी, राजस्थान। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि राजस्थान को नागोरी पान मेथी के लिए सामुदायिक किसान किस्म श्रेणी में मान्यता प्राप्त हुई है। राजस्थान का क्या है? नागौरी पान मेथी, इसको सामुदायिक किसान किस्म श्रेणी में मान्यता मिली है। यह नागौर क्षेत्र की प्रसिद्ध मेथी किस्म है। इसकी सुगंध, गुणवत्ता, औषधीय गुणों के कारण ये विशेष पहचान रखता है। नेक्स्ट देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अभी हाल फिलहाल में प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दिसंबर 2021 में। देखिए दिया है कि भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, रक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की चर्चा अभी हाल फिलहाल में की गई है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही फेमस मामला एक आया था, हरीश राणा बनाम भारत संघ का मामला आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अनुमति दी? सक्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, मृत्युदंड, अंगदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का। अब आप लोग बहुत सारे सक्रिय इच्छा मृत्यु मान लेंगे, तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का जो है
सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है कि हरीश राणा बनाम भारत संघ मामला अभी हाल फिलहाल में जो आया, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ क्या है कि जीवन रक्षक उपकरणों को हटा लेना या उपचार को बस रोक देना। तो उपचार को रोक देना ये हो गया आपको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और जानबूझ के कोई ड्रग देकर उसको मार देना वो हो गया आपको सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो भारत में अभी भी सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है बैन है, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी बैन था, बस सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाज़त दिया है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ है जीवन रक्षक उपकरणों को हटा लेना या उपचार को बस रोक देना। भारत में पहली बार 2011 में अरुणा शानबाग मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी। यह निर्णय गरिमापूर्ण मृत्यु यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी की अवधारणा से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्च 2026 को कौन सी खगोलीय घटना अभी हाल फिलहाल में घटित हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्ण चंद्रग्रहण। अभी 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्रग्रहण लगा था। देखिए यहाँ पर दिया है कि 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्रग्रहण देखा गया। चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पूर्ण चंद्रग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल अभी हम लोग देख लिए हैं कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा यानी कि बायो सेफ्टी से संबंधित है। इसका उद्देश्य जीवित अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एलएमओज के सुरक्षित उपयोग एवं स्थानांतरण को सुनिश्चित करना है। यह सीबीडी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। 2003 से यह प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल जो है किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जैव विविधता से प्राप्त लाभों का न्याय संगत बंटवारा से जुड़ा हुआ है नागोया प्रोटोकॉल। देखिए दिया है कि नागोया प्रोटोकॉल का संबंध एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी एबीएस से संबंधित है। इसका उद्देश्य जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सीबीडी का प्रोटोकॉल है। 2014 में ये लागू किया गया। अब देखिए CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉन सम्मेलन। देखिए दिया है कि CMS का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है। इसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी जीवों और पक्षियों का संरक्षण करना है। 23 जून 1979 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि कोई प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है या कोई भी प्रवासी जीव है तो उसको आप मार नहीं सकते हैं, ये बाध्यकारी संधि है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बायसन महोत्सव 2026 का आयोजन अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि उड़ीसा में है। देखिए दिया कि इंडियन बायसन फेस्टिवल 2026 का आयोजन उड़ीसा के डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया। बायसन भारत का सबसे बड़ा जंगली गोवंश है। सबसे बड़ा जंगली गोवंश है बायसन। IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी इसको सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का क्या स्थान आया है? तो इसमें भारत का स्थान 116वां है। देखिए यहाँ पर दिया है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 147 देशों में 116वें स्थान पर है। अब वर्ष 2025 में भारत 118वें स्थान पर था। अब 2026 में 2 स्थान जो है सुधर गया है। 2026 में अब 116वां स्थान भारत का गया। यहाँ पर दिया कि द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन कोलैबोरेशन विद द गैलप इंस्टीट्यूट एंड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN, यानी कि 3 संस्था के द्वारा ये किया जाता है। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है इसी का ऑक्सफोर्ड का जो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है वो, साथ में गैलप इंस्टीट्यूट, और तीसरा आपको हो गया UNSDN यानी कि द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब देखिए रिपोर्ट में देशों की रैंकिंग लोगों के द्वारा अपने जीवन के मूल्यांकन यानी कि लाइफ इवैल्यूएशन के आधार पर की जाती है, और इसका 6 प्रमुख आधार है। ये याद रखिए कि 6 प्रमुख आधार पर जो है ये हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है। अब ये 6 आधार कौन सा है? GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, और जेनरोसिटी, और परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये जो 6 आधार है इसी आधार पर जो है ये हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है। और एक 7वां आधार भी है जिसको शामिल तो किया जाता है लेकिन वो मूल रूप से इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए रैंकिंग निर्धारित करने के लिए यही 6 मुख्य आधार ही हैं, लेकिन डिस्टोपिया यानी कि काल्पनिक रूप से बदहाल देश रूपी एक अन्य आधार को भी देशों के बीच तुलना करने में प्रयोग किया जाता है। अतः अक्सर लोग इसको 7वां आधार मान लेते हैं। तो ऑफिशियली 6 आधार है, लेकिन डिस्टोपिया को भी इसमें शामिल करके जो है उसको भी ध्यान रखा जाता है
है उस मुद्दा को भी कि कौन सा देश कितना बदहाल है, तो उस हिसाब से 7वां ये है। तो टोटल 6 है, और अगर ऑप्शन के हिसाब से आप दें तो 7 आधार को भी आप मान सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो ऑफिशियली 6 आधार है। अब देखिए विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है, तो रैंक 1 आया है फिनलैंड का। फिनलैंड जो है अभी इसी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है, तो लगातार कई वर्षों से ये प्रथम स्थान पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड। 2 नंबर पर है आइसलैंड और 3 नंबर पर है डेनमार्क। नेक्स्ट देखिए 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुछ पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। देखिए चीन 65वें स्थान पर है, श्रीलंका 99वें स्थान पर है और पाकिस्तान 104वें स्थान पर। पाकिस्तान हम लोगों से ज़्यादा हैप्पी है, ज़्यादा प्रसन्न है। ये 3 भारत से आगे हैं। भारत का 116वां रैंक है, ये हम लोग देखें, और भारत से नीचे जो है एक बांग्लादेश है, नेपाल है और अफगानिस्तान। बांग्लादेश 127वां रैंक है, नेपाल 134वां है और अफगानिस्तान 147वां है। तो इस तरह से ये हम लोग देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो FHI रिपोर्ट 2026 अभी हाल फिलहाल में प्रकाशित हुआ है, उसमें मेजर स्टेट्स यानी प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। देखिए यहाँ पर दिया है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी FHI नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ के मूल्यांकन एवं तुलना करने के लिए है। देखिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टोटल 5 प्रमुख स्तंभ हैं। आप हैप्पीनेस इंडेक्स में देखे थे 6 स्तंभ, यहाँ पर 5 स्तंभ है, 5 पिलर्स। तो पहला पिलर क्या है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय की गुणवत्ता। दूसरा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यानी राजस्व संग्रहण क्षमता। फिजिकल प्रूडेंस यानी कि राजकोषीय अनुशासन। डेट इंडेक्स यानी कि ऋण सूचकांक और डेट सस्टेनेबिलिटी यानी ऋण स्थिरता। देखिए यहाँ पर दिया कि स्कोर के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। एक श्रेणी है मान के चलिए अचीवर, दूसरा श्रेणी यहाँ पर है फ्रंट रनर, तीसरा श्रेणी है परफॉर्मर और चौथा और सबसे खराब श्रेणी है एस्पिरेशनल। तो इसको आप याद रखिए। जो अचीवर श्रेणी में इस बार 3 राज्यों को शामिल किया गया है टोटल 18 में से, जिसमें ये वे राज्य हैं जो उत्कृष्ट राजकोषीय प्रबंधन का प्रदर्शन करते हैं और कम राजकोषीय, इनका राजकोषीय घाटा बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोन लिए हुए हैं और कर राजस्व में उच्च हिस्सेदारी है। इस जो सबसे अच्छा क्वालिटी है अचीवर श्रेणी, इसमें 1 नंबर पर उड़ीसा है, सबसे रैंक 1 उड़ीसा का है, 2 नंबर पर गोवा है, 3 नंबर पर झारखंड है। तो जो जेपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या जिनको मेंस देना है 14वीं जेपीएससी, तो इसको आप याद रखिए। इनका जो झारखंड जो है अचीवर श्रेणी में है और टॉप 3 थर्ड रैंक पर ये आता है। 2 नंबर पर फ्रंट रनर है। फ्रंट रनर में टोटल 6 राज्यों को शामिल किया गया है। ये अपने वित्तीय मामलों को काफ़ी अच्छी तरह से संभालते हैं, लेकिन शीर्ष यानी अचीवर राज्यों के मुकाबले कुछ संकेतकों में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसमें जो कौन सा राज्य है, तो गुजरात सबसे ऊपर में है, फिर महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस वाले याद रखिए। उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर कैटेगरी में है और इसका जो अंक है 41.9 अंक है, और बाद में कर्नाटक भी इसमें शामिल है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है परफॉर्मर का, जिसमें 5 राज्य टोटल शामिल है। ये राज्य औसत या मध्यम स्तर का वित्तीय स्वास्थ्य प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास अच्छे संसाधन हैं, लेकिन अपने राजकोषीय और ऋण प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। तो इसमें कौन सा आता है, तो इसमें मध्य प्रदेश आएगा, हरियाणा आएगा, बिहार आएगा। बीपीएससी वाले ध्यान से देखिए कि बिहार का जो अंक है 30.9 है, यानी कि 30.9 अंक बिहार को मिला है। फिर तमिलनाडु है और राजस्थान है। तो बिहार किस कैटेगरी में है, परफॉर्मर कैटेगरी में, जो थर्ड कैटेगरी है उसमें। और लास्ट कैटेगरी है एस्पिरेशनल, जिसमें 4 राज्य शामिल है। तो ये राज्य राजकोषीय तनाव, बढ़ते ऋण से जीएसडीपी अनुपात यानी कि डेट टू जीएसडीपी रेशियो और गैर विकासात्मक खर्चों, डेट टू जीएसडीपी रेशियो और गैर विकासात्मक खर्चों जैसे कि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान, इन सब में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा राज्य है, तो जिसमें सबसे पहला राज्य है पंजाब, यानी कि पंजाब की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। फिर पश्चिम बंगाल भी इसमें आएगा, फिर केरला आएगा। देखिए केरला आप जैसे ऑप्शन में आएगा तो आप लोग अच्छे श्रेणी में रखेंगे, लेकिन इस मामले में केरला फिसड्डी है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश का स्थान है। तो इस तरह से ये सब जो है 4th कैटेगरी का है, एस्पिरेशनल है। देखिए यहाँ पर दिया है कि FHI 2026 जो है 18 प्रमुख राज्यों तक पहली बार 10 उत्तर पूर्वी राज्यों एवं हिमालयी राज्यों का पृथक मूल्यांकन किया। पहली बार जो है नॉर्थ ईस्ट वगैरह के राज्यों और हिमालयी राज्यों का इसमें शामिल किया गया है। FHI 2026 के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। तो अब ओवरऑल टॉप 10 जो स्टेट है वो देखिए, 1 नंबर पर है उड़ीसा,
1 नंबर पर है उड़ीसा, 2 नंबर पर है गोवा, 3 नंबर पर है झारखंड। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसको आप पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पंजाब सबसे ऊपर में है। सबसे कमज़ोर प्रदर्शन पंजाब का रहा, जिसे गंभीर राजकोषीय दबाव वाला राज्य माना गया। उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहने के उड़ीसा जो फर्स्ट रैंक लाया, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कम राजकोषीय घाटा, बेहतर ऋण प्रबंधन, मजबूत डेट इंडेक्स, उच्च कैपिटल आउटले यानी कि जीएसटीपी रेशियो और वित्तीय अनुशासन। उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम रैंक अरुणाचल प्रदेश का है और द्वितीय रैंक उत्तराखंड का है। निम्न प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश और मणिपुर का है। अब देखिए एफएचआई जो ये रिपोर्ट आया है, ये कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा जो है सत्यापित आंकड़ों पर आधारित होता है। यह राज्यों की वित्तीय मजबूती, ऋण भार, राजस्व क्षमता और व्यय की गुणवत्ता को मापता है। यह सूचकांक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने और राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है कब प्रारंभ किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 24 फरवरी 2019 को। देखिए पीएम किसान की जो शुरुआत है ये 24 फरवरी 2019 को हुई थी। प्रत्येक पात्र किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाती है। जितना भी पात्र किसान है उसको 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दिया जाता है। 3 किस्तों में ये दिया जाता है और हर किस्त 2-2 हज़ार रुपये का होता है। हाल ही में 22वीं किस्त जो है ये जारी किया गया। योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो नारियल उत्पादन में भारत का पहला ही स्थान है। याद रखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 30.7% है। भारत जो है पूरे विश्व का 30.7% नारियल का उत्पादन करता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कोकोनट प्रमोशन स्कीम का जो है उल्लेख किया गया है, इसलिए ये चर्चा में आया। कोकोनट प्रमोशन स्कीम बजट 2026-27 में ये चर्चा में है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है 1 नंबर पर है केरला, 2 नंबर पर तमिलनाडु, 3 नंबर पर कर्नाटक और 4 नंबर पर आंध्र प्रदेश है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक भव्या योजना का इस बार जिक्र मिला है। तो भव्या योजना का जो फुल फॉर्म है यह है भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना क्या है? देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू डेवलप इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल इन्वेस्टर्स टू ग्राउंड इन्वेस्टमेंट with ease, thereby adding to manufacturing capacity in the country. The scheme is designed to further the objective of transforming the country into a globally competitive manufacturing hub by providing supportive industrial ecosystem with proximity to cities, connectivity to multimodal logistic facilities and industrial hubs. The industrial parks developed under the scheme would facilitate investment for manufacturing growth to cater to domestic and global value chains एंड डीप एंड सप्लाई। तो ये जो भव्या योजना है ये भारत में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा जिससे कि कोई भी जो इंडस्ट्री है वहाँ लगाने में काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर और भी कुछ दिया है। अच्छा, तो सप्लाई चेन्स विद द कंट्री इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड वैल्यू एडिशन इन द कंट्री। तो केंद्र सरकार जो है भव्या योजना को शुरू किया गया है प्लग एंड प्ले जो मॉडल है उस पर, यानी कि आना है और डायरेक्ट लगा देना है कोई भी इंडस्ट्री, वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो है भव्या भारत औद्योगिक विकास योजना की शुरुआत 8 जून 2026 को किया गया। तो ये जो है एक नई योजना है, 8 जून 2026 को इसकी शुरुआत हुई है, जब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसके संचालन के लिए भव्या पोर्टल को लॉन्च किया। इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मार्च 2026 में ही मिल गई थी। देखिए भव्या योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में जानिए। भारत औद्योगिक विकास योजना केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में 100 अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का कुल बजट जो है 33,660 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और रोजगार सृजित करना है। ठीक है, ये प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है, हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि भव्या योजना जो है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए पूर्ण बजट एवं लक्ष्य इसका है कि 100 औद्योगिक पार्क बनाने के लिए वर्ष 2026-27 से लेकर 2031-32 यानी 6 वर्षों तक 33,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम निवेशकों को फैक्ट्री लगाने के लिए पूर्व अनुमोदित भूमि, पानी, बिजली, सड़कों, हाई स्पीड कनेक्टिविटी जैसी तैयार बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी ताकि वे बिना देरी के सीधे उत्पादन शुरू कर सकें। इसमें वित्तीय सहायता भी मिलेगा। इन पार्कों के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रति एकड़ 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आकार इसका क्या होना चाहिए? इन पार्कों का क्षेत्रफल 100 से 1000 एकड़ के बीच होगा। पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए न्यूनतम 25 एकड़ इसमें रखी गई है।
कार्यान्वयन जो है इसका संचालन राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम NICDS द्वारा किया जा रहा है। यह योजना विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके देश में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाएगी और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब यहाँ पर समझना हम लोगों को है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना में क्या अंतर है। तो देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो भी होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, उसमें वित्त पोषण यानी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है। केंद्र सरकार 100% पैसा लगाता है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसे केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा सीधे लागू किया जाता है और ये आमतौर पर संविधान की संघ सूची से संबंधित विषयों पर आधारित होती है। इसका उदाहरण क्या है कि जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट और PM उज्ज्वला योजना, ये सब जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और एक होता है केंद्रीय प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों जो है 50 कुछ अनुपात में लगाता है। 60-40 का रेशियो या 90-10 का रेशियो जो है केंद्र और राज्य का साझा पैसा होता है। इसमें जो है राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा इसको लागू किया जाता है और उसको केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता था और ये राज्य और जो यूटीज है उनके द्वारा लागू किया जाएगा। ये मुख्य रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रित होता है। उदाहरण इसका क्या है, जैसे मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब ऐसी योजना है जिसमें कुछ केंद्र सरकार पैसा देता है, कुछ राज्य सरकार खुद को उसको लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्वीप। ये जो स्वीप है ये नया टर्म आया है इस बार। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप ए हो जाएगा सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ पर जो स्वीप है, स्वीप चुनाव आयोग का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। SVEEP स्वीप जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा जो है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, यानी कि सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। चलिए इसमें देखिए कि इसका उद्देश्य मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है, युवाओं एवं प्रथम बार मतदाताओं को जोड़ना है और निर्वाचन आयोग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। देखिए हाल फिलहाल में बिहार के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद अता हसनैन। देखिए दिया है कि बिहार के जो राज्यपाल बने हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बने हैं। नागालैंड के राज्यपाल बने हैं नंदकिशोर यादव। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि। केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के राज्यपाल थे इससे पहले, और तमिलनाडु का इनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं शिव प्रसाद शुक्ल। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू और लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना। तो इसको एक बार आप जो है यहाँ पर पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो देखिए चीन में भारत के जो नए राजदूत हैं वो नियुक्त किए गए हैं B विक्रम दुराईस्वामी। देखिए दिया है कि विक्रम दुराईस्वामी चीन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। वे पूर्व में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त रह चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल फिलहाल में कौन बने हैं, तो नीतीश कुमार बने हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि नीतीश कुमार पुनः JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पहली बार 2016 में जो है ये JDU के अध्यक्ष बने थे। थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C धीरज सेठ। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCCI का CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही जवाब A और B दोनों हो जाएगा, यानी कि राहुल द्रविड़ और रोजर बिनी दोनों। तो आप ये देखिए कि जो BCCI के द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मेल कैटेगरी में राहुल द्रविड़ और रोजर बिनी को मिला है और उसी तरह से फीमेल कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मिताली राज को मिला है। एक पॉली उमरीगर अवार्ड भी दिया जाता है जो शुभमन गिल और स्मृति मंदाना को मिला है। तो पॉली उमरीगर अवार्ड शुभमन गिल और स्मृति मंदाना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि 58वां अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ऑस्कर जो इस बार 2026 का मिला है तो बेस्ट फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर है माइकल B जॉर्डन। बेस्ट एक्ट्रेस है जेसी बकले और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है सेंटिमेंटल वैल्यू जो कि नॉर्वे का है। तो इस तरह से वन बैटल आफ्टर अनदर, पॉल थॉमस एंडरसन, माइकल B जॉर्डन, जेसी बकले और सेंटिमेंटल वैल्यू जो कि नॉर्वे का फिल्म है। तो ये सबको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी, होम बाउंड। भारत जो है ऑफिशियली भेजा था इस होम बाउंड फिल्म को जो कि हिंदी फिल्म थी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दिया हुआ है कि जो अभी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। पिछला ये लेटेस्ट है लेकिन वो 2025 के लिए दिया जाता है। तो ये जो है किसको मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरामुथु रामास्वामी।
देखिए यहाँ पर दिया है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल कवि बैरामुथु रामास्वामी को मिला है। ये तीसरे तमिल साहित्यकार हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। इसमें पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए दिया गया। पद्मश्री 2003 में इनको मिल चुका है और पद्म भूषण तक इनको मिल चुका है 2014 में। अब देखिए सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि राम कुमार मुखोपाध्याय को। देखिए यहाँ पर दिया है कि 35वां सरस्वती सम्मान था। ये जो अभी इस बार का जो सरस्वती सम्मान मिला है ये 35वां सरस्वती सम्मान था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इनकी जो पुस्तक थी ये था हर पार्वती कथा के लिए, यानी कि हर पार्वती कथा, ये इतना है, हर पार्वती कथा, इसके लिए ही जो है ये पुरस्कार दिया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान, हर पार्वती कथा। चलिए उसके बाद देखिए इसकी भाषा बांग्ला थी और पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। प्रथम सरस्वती सम्मान जो है ना 1991 ईस्वी में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था। तो फर्स्ट जो सरस्वती सम्मान है 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा थी उसके लिए मिला। तो वो 4 खंड की आत्मकथा का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से ये जो 4 पार्ट है ये उनकी आत्मकथा का है। तो हरिवंश राय बच्चन को पहला पुरस्कार मिला था सरस्वती सम्मान 1991 में। अब देखिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 अभी हाल फिलहाल में प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 या स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 ये मिला है काबेह मदानी को। देखिए यहाँ पर दिया है कि काबेह मदानी को जल संकट एवं जल दिवालियापन पर शोध के लिए, पुरस्कार दिया गया। ये ईरानी मूल के वैज्ञानिक हैं और स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जल क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो सही जवाब है ममता कालिया। देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये ममता कालिया को मिला है और इनकी कृति क्या थी, जीते जी इलाहाबाद। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये नवतेज सरना को मिला है, और कृति इनकी थी क्रिम्सन स्प्रिंग। तो ये याद जरूर आप रखिए, ममता कालिया लिखी हैं जीते जी इलाहाबाद और क्रिम्सन स्प्रिंग जो है ये नवतेज सरना के द्वारा लिखा गया है और इन दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 1955 में पहली बार इसको प्रदान किया गया। तो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये टोटल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है और 22 भाषा वो टोटल, इसके अलावा इंग्लिश भी और इसके अलावा राजस्थानी भी, इस तरह से टोटल 24 भाषा, यानी कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषा, साथ में इंग्लिश और राजस्थानी, टोटल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए वो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में दिया गया था। उनकी पुस्तक था हिम तरंगिनी, उसके लिए। तो माखनलाल चतुर्वेदी फर्स्ट बार जीते थे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में और इंग्लिश के लिए पहली बार R.K. नारायण को दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक नोट है, टाटा समूह के अध्यक्ष वर्तमान में भी हैं नटराजन चंद्रशेखरन, यानी एन चंद्रशेखरन जो है, इनको भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के मानद नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। मानद नाइटहुड यानी KBE से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा प्रदान किया गया। तो अभी आपको यही पूछा जा सकता है कि भी हाल फिलहाल में नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन के द्वारा किसको दिया गया है, तो जो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन यानी एन चंद्रशेखरन, उनको ये मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हॉकी इंडिया के मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया के मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि जफर इकबाल को सम्मानित किया गया। देखिए दिया है कि जफर इकबाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। बेस्ट मेल प्लेयर हार्दिक सिंह, बेस्ट फीमेल प्लेयर नवनीत कौर और बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार जो है बिच्छू देवी खारीवान को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्रिम्सन स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है। अभी हम लोग देखें तुरंत, इसका सही जवाब हो जाएगा नवतेज सरना, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। देखिए क्रिम्सन स्प्रिंग जो है ये नवतेज सरना के द्वारा लिखा गया है। इट्स ईजी टू बी हेल्दी ये मलाइका अरोरा के द्वारा लिखा गया है। इट्स ईजी टू बी हेल्दी। एन एक्सीडेंटल लॉयर ये के वेणुगोपाल को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए WTO जो यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है उसका 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अभी कहाँ पे हाल फिलहाल में हुआ है, तो याओंडे जो कैमरून देश की राजधानी है वहाँ पे ये हुआ है।
देखिए WTO का जो 14वां मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस अभी हाल फिलहाल में हुआ है 26 से 29 मार्च 2026 के बीच, ये याओंडे कैमरून देश में आयोजित किया गया। WTO का मुख्यालय आपको पता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें किया था। और इससे पहले का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था ये अबू धाबी UAE में आयोजित हुआ था और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, ये सबको पता है। अब देखिए G7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 2026 में भी हाल फिलहाल में हुआ, कहाँ पर, तो ये है एवियन लेस बेंस फ्रांस में। तो कुल मिला के फ्रांस में आयोजित हुआ है G7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 2026 में। अब देखिए G7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ और G7 में कौन सा देश है, सबसे पहले अमेरिका है, कनाडा है। तो आपको पता है कि ये इस तरह से जो भी है, तो ये ऊपर में कनाडा है, नीचे अमेरिका है, यहाँ मैक्सिको है। तो ये कनाडा हो गया और ये आपको USA हो गया। और इसके बाद इधर जितना भी देश है, मान के चलिए इस तरह से, यहाँ इटली है, तो यहाँ पे ब्रिटेन हो गया, ये ब्रिटेन है। फिर यहाँ पर आपको फ्रांस है, ये हो गया ब्रिटेन, और नीचे यहाँ पर आपको फ्रांस हो गया। फिर यहीं पर फ्रांस के बगल में यहाँ पर जर्मनी है और यहाँ ये इस तरह से इस प्रकार है, तो ये इटली हो गया। और पीछे जो है ये काफ़ी एशिया के बगल में जापान हो गया। तो इस तरह से अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, तो टोटल, और ये ब्रिटेन हो गया। तो टोटल जो है इस तरह से 7 मेंबर यहाँ पर है। और इससे पहले आपको पता है कि रसिया भी इसमें हुआ करता था, और लेकिन 2014 में जब यूक्रेन पर वो हमला किया था तो उसको हटा दिया। तो पहले ये G8 हुआ करता था, अब G7 हो चुका है। तो अमेरिका, कनाडा, इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये G7 में टोटल कंट्री है। तो ये 2014 तक रूस भी इसमें शामिल था, तब ये G8 कहलाता था। क्रीमिया संकट के बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया। भारत इसमें आमंत्रित देश के रूप में शामिल होता है। अब देखिए 62 नंबर का स्टेट फास्ट डार्ट 2026, तो ये क्या है, स्टेट फास्ट डार्ट 26, ये युद्धाभ्यास है। तो दिया है कि स्टेट फास्ट डार्ट 26 इज नेटोज लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द ईयर, टेस्टिंग रैपिड मल्टीनेशनल फोर्सेस मूवमेंट्स अक्रॉस यूरोप। ठीक है, द ड्रिल मार्क द फर्स्ट मेजर पीस टाइम डिप्लॉयमेंट ऑफ द अलाइड रिएक्शन फोर्स ARF, अ हायर रेडीनेस मल्टी डोमेन ग्रुप डिजाइन टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू इमर्जिंग क्राइसिस। लोकेशन इसका था ड्रिल का, ड्रिल वर प्राइमरीली हेल्ड अलोंग जर्मनीज बाल्टिक कोस्ट एंड अक्रॉस सेंट्रल यूरोप। यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो है ना एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है स्टेट फास्ट डार्ट 26, और ये नाटो के देशों का युद्धाभ्यास था। और ये जो युद्धाभ्यास है, ये जो ड्रिल किया गया है, ये किया गया है जर्मनी देश के आसपास। जर्मनी में भी बाल्टिक सागर जो है उसके ही आसपास ये युद्धाभ्यास किया गया है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास अभी हाल फिलहाल में हुआ है किन 2 देशों के बीच, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ है। देखिए वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के का संयुक्त विशेष बल यानी स्पेशल फोर्सेस अभ्यास है। 2026 में इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ और ये कहाँ आयोजित हुआ है, बकलोह मिलिट्री रेंज हिमाचल प्रदेश में। यानी कि जो ये युद्धाभ्यास हुआ है वज्र प्रहार, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ। इसका जो पिछला संस्करण था 15वां संस्करण, ये अमेरिका के इडाहो में हुआ था। तो पिछला अमेरिका में हुआ था, तो इस बार इंडिया में हुआ है। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित ये अभ्यास है। अब देखिए एक है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो ये जो है ना ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इज अ मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडिया टू प्रोटेक्ट the nation's energy supplies by escorting Indian flagged ships and ships destined to reach Indian ports in the aftermath of the 2026 Iran war। यानी कि भारत आने वाला जो भी कोई भी समुद्री पानी वाला जहाज़ है जो इंडियन फ्लैग्ड से युक्त है, अगर वो भारत आ रहा है तो भारत के द्वारा जो है ना, भारत सरकार के द्वारा उसको एस्कॉर्ट किया जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा, ताकि वो सुरक्षित यहाँ पर पहुँच सके। तो भारत का नाम ही है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। यानी कि भारत का जो एनर्जी है, भारत जो एनर्जी सप्लाई है भारत का, उसको जो है सुरक्षित करना इसका मकसद है। कोई भी जो शिप है जो भारत की तरफ आएगा उसको सुरक्षा देना इसका मकसद था। तो आपको इसको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा भारत आने वाले तेल टैंकर से युक्त जो शिप है उसको सुरक्षा देने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और 4 ऑप्शन दे देगा, ऑपरेशन ये वो, तो उसमें ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये आपको नाम याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर धर्म गार्जियन, यानी कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, ये दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा भारत और जापान के बीच। देखिए धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच जो है
सैन्य अभ्यास है। 2026 में उत्तराखंड के चौबटिया मिलिट्री स्टेशन में इसका आयोजन हुआ। तो ये जो धर्म गार्जन है ये उत्तराखंड में फाइनली आयोजित हुआ। यह 7वां संस्करण था। शुरुआत इसकी 2018 में हुई थी और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाना इसका मकसद था। अब एक लेमिटिए नाम का सैन्य अभ्यास है, ये किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो ये भारत और सेशल्स के बीच आयोजित होता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि लेमिटिए भारत और सेशल्स के बीच आयोजित होता है। 2026 में इसका 11वां संस्करण सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित हुआ। इसकी जो शुरुआत है ये 2001 में हुई थी। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों इसमें भाग लेती है। अब देखिए काकाडू अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर हुआ है? तो ये जो है ना किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि काकाडू एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय युद्धपोत INS नीलगिरी इसमें शामिल होने के लिए गया था। समुद्री सुरक्षा और सामरिक सहयोग इसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख नौसैनिक अभ्यासों में से एक है। तो काकाडू एक्सरसाइज, काकाडू एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसी के नाम पर जो है ना काकाडू ये अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास होता है। ऑस्ट्रेलिया के ही नेतृत्व में बाकी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2025-26 का जो रणजी ट्रॉफी है उसका विजेता कौन बना? तो पहली बार जम्मू कश्मीर बना है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी का विजेता बना। फाइनल में कर्नाटक को हराया। फाइनल जो है ना हुबली कर्नाटक में खेला गया। कुल 38 टीमें इसमें भाग लिया था और 2024-25 का विजेता विदर्भ था। नेक्स्ट देखिए वह महिला खिलाड़ी कौन है जिसे फरवरी 2026 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब अरुंधति रेड्डी होगा। कम से कम ये आपको याद रखना चाहिए कि अरुंधति रेड्डी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया कि ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यानी फरवरी मंथ का जो है पुरस्कार ये अरुंधति रेड्डी को मिला है। यह पुरस्कार पाने वाली भारत की 5वीं महिला खिलाड़ी बनी। पहले यह सम्मान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना इन सबको मिल चुका है और शेफाली वर्मा को भी। तो ये जो पुरस्कार है स्मृति मंधाना को 2 बार मिला है। तो ये 5वीं हो गई। हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। इसके अलावा जो अरुंधति रेड्डी है ये अब 5th इस तरह की महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिनको ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। अब देखिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार साहिबजादा फरहान को मिला है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये जो पुरस्कार है ये साहिबजादा फरहान को मिला है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है। ICC ने यह पुरस्कार 2021 में शुरू किया था। अब देखिए भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आर्यन वार्ष्णेय। तो यहाँ पर सबका देख लीजिए 92वां ग्रैंड मास्टर जो है आर्यन वार्ष्णेय दिल्ली का है और 13वां ग्रैंड मास्टर आरव डेंगला बने हैं जो कि मुंबई के। 54वां ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती। तो अभी सबसे लेटेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है वो 54वां है मयंक चक्रवर्ती। ग्रैंड मास्टर शतरंज की सर्वोच्च उपाधि है। नेक्स्ट देखिए यह इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो FIDE जो है ना ये FIDE एक फ्रेंच वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेस, ये इसका जो है फुल फॉर्म है और इसी को इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इसी के द्वारा ये जो ग्रैंड मास्टर का उपाधि है खिताब ये दिया जाता है। अब देखिए इंडियन ओपन 2026 जो है स्क्वैश पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? इंडियन ओपन, पहला तो ये कि इंडियन ओपन 26 ये खेल ये पुरस्कार किस खेल से जुड़ा हुआ है ये प्रतियोगिता? तो स्क्वैश खेल से। और इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभय सिंह। देखिए यहाँ पर दिया है कि इसका जो आयोजन है ये मुंबई में हुआ है। पुरुष विजेता अभय सिंह है और महिला विजेता अनाहत सिंह है। अब देखिए 72 नंबर का जो पॉइंट है, द फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2026 यानी कि ये फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2026 was successfully held at the newly built indoor athletics center at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar, Odisha. Organized by the Athletics Federation of India AFI, the 2-day event took place from March 24 to 2026. तो देखिए भारत में एक आयोजन हुआ है, पहला नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी कि राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर हुआ? तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। इसको आप याद रख लीजिए। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि द 21st एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप वाज हेल्ड फ्रॉम मार्च 22 2026 एट द एरिना टोरून इन द कुयावियन पोमेरेनियन ऑफ पोलैंड। यानी कि एक दूसरा वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप हुआ। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप हुआ है ये पोलैंड देश में हुआ है। पोलैंड देश में भी एरिना टोरून नाम के जगह में जो है कुयावियन पोमेरेनियन प्रांत में, और ये कुयावियन पोमेरेनियन प्रांत के एरिना टोरून नाम के शहर में हुआ है पोलैंड देश में।
और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप जो है ये पोलैंड में हुआ, लेकिन भारत में एक एथलेटिक्स इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है जो उड़ीसा में हुआ है। दोनों पॉइंट को याद रखिए। तो पोलैंड में आयोजित 21वां वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 में भारत पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था, क्योंकि भारत का कोई खिलाड़ी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए द 2026 इंडियन वेल्स ओपन, एक अलग प्रतियोगिता है 2026 इंडियन वेल्स ओपन। नाम इंडियन है लेकिन ये अमेरिका का खेल है। ऑफिशियली द 2026 BNP परिबास ओपन टुक प्लेस फ्रॉम March 4 to March 15, 2026 एट द इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन इन कैलिफोर्निया USA। यानी कैलिफोर्निया USA में होने वाला एक प्रतियोगिता है इंडियन वेल्स ओपन कॉल्ड द 5th ग्रैंड स्लैम, यानी कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है तो चारों के बाद एक उसी तरह का टेनिस से जुड़ा एक बड़ी प्रतियोगिता है जिसको एक तरह से 5th ग्रैंड स्लैम बोल दिया जाता है। तो यही है इंडियन वेल्स ओपन जो USA के कैलिफोर्निया में ये आयोजित हुआ। ठीक है, एक मिनट इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग PDF देखने में आप लोगों को सुविधा हो। इसका जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं इस तरह की सुविधा आपको नहीं दिया था, लेकिन अब ये सुविधा आपको हो चुकी है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए मेंस सिंगल्स का जो विजेता है ये जनिक सिनर इसमें बने, इटली के हैं, और विमेंस सिंगल्स के विजेता आर्याना साबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। तो इंडियन वेल्स ओपन 2026 जो है अमेरिका में हुआ है कैलिफोर्निया में, और मेंस सिंगल्स जनिक सिनर इटली और विमेंस सिंगल्स के विजेता आर्याना साबालेंका बेलारूस। अब देखिए ICC T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। देखिए यहाँ पर दिया कि भारत ने तीसरी बार T20 विश्व कप जीता, 3 बार जीतने वाले विश्व का पहला देश है भारत। उप विजेता इसका न्यूजीलैंड है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, प्लेयर ऑफ द फाइनल जसप्रीत बुमराह, और टूर्नामेंट का सर्वाधिक रन जो है साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है वो उसको मिला है, सबसे ज़्यादा रन वो बनाए। और टूर्नामेंट का सर्वाधिक विकेट बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों के द्वारा लिया गया, 14 विकेट। संयुक्त मेज़बानी भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया। फाइनल जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया और कुल 20 टीमें इसमें शामिल हुई थी। ध्यान रखिएगा कि स्कॉटलैंड जो है ये ICC पुरुष T20 विश्व कप में बांग्लादेश के स्थान पर शामिल हुआ था। तो बहुत ज़्यादा आपको आयरलैंड दे के कन्फ्यूज करेगा, तो इसका सही जवाब स्कॉटलैंड है। बांग्लादेश जो जब डिनाई किया था कि हम शामिल नहीं होंगे, उसके बाद उसको हटा के स्कॉटलैंड को इसमें शामिल किया गया था। भारत द्वारा इससे पहले 2007 का वर्ल्ड कप जीता गया, 2024 का वर्ल्ड कप जीता गया और 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीता गया। और जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ दिया कि द इनॉग्रल ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम September 11 to September 2024-2007। इंडिया वॉन द टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग पाकिस्तान बाय 5 रन्स इन अ थ्रिलिंग फाइनल इन जोहान्सबर्ग। यानी कि जोहान्सबर्ग में पहला T20 हुआ था साउथ अफ्रीका में, और भारत इसमें पाकिस्तान को हराया था, और ये 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा कहाँ स्थापित की गई, तो सही जवाब हो जाएगा सानंद, गुजरात में। देखिए दिया कि गुजरात के सानंद में ये स्थापित हुआ है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है दिसंबर 2021 में प्रारंभ किया गया था। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अभी हाल फिलहाल में 2021 में शुरू किया गया है, और अब जो है इससे जुड़ा हुआ यही चीज़ स्थापित, पहला सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण सुविधा ये सानंद, गुजरात में स्थापित किया गया। इसके लिए वित्तीय परिव्यय कितना है कि $10 बिलियन यानी कि 10 अरब डॉलर जो है इसके लिए पैसा मुहैया कराया जाएगा। बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का उल्लेख किया गया। भारत को वैश्विक चिप निर्माण केंद्र बनाने का इसका लक्ष्य है। अब देखिए लीडार एक टर्म है जो कि चर्चा में है, तो लीडार का पूर्ण रूप पूछा जाएगा कि लीडार का फुल फॉर्म क्या है, तो लीडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए यहाँ पर दिया है कि लीडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग यह एक उन्नत रिमोट सेंसिंग यानी कि दूरस्थ संवेदन तकनीक है जो लेजर प्रकाश यानी कि पल्स्ड लेजर का उपयोग करके किसी वस्तु या स्थान की दूरी और आकार का सटीक त्रिआयामी यानी कि 3D मानचित्र तैयार करती है। हाल ही में भारत ने समुद्री प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए तमिलनाडु में फ्लोटिंग लीडार यानी कि फ्लोटिंग लीडार बायोसिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में फ्लोटिंग लीडार का जो परीक्षण हुआ है कहाँ पर, तमिलनाडु में। यह परीक्षण तमिलनाडु के मुत्तोम तट यानी कि मुत्तोम कोस्ट के पास किया गया। इसका विकास कौन किया है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT। अच्छा, कार्यप्रणाली यह है कि यह तैरता हुआ बॉय यानी कि फ्लोटिंग बॉय समुद्र की सतह से 3000 मीटर ऊपर तक हवा की गति और दिशा का सटीक रूप से ये उसको माप सकता है। इसका महत्व, यह प्रणाली सटीक मौसम पूर्वानुमान, अपतटीय पवन ऊर्जा यानी कि ऑफशोर विंड एनर्जी और परियोजनाओं और जलवायु अध्ययन में मदद करेगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में कि मेटाबॉलिक डिजीज़ से संबंधित निम्न से कौन सा रोग है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा D यानी कि उपर्युक्त सभी। मधुमेह भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, थायराइड विकार और फैटी लिवर ये सब मेटाबॉलिक डिजीज़ है। देखिए मेटाबॉलिक डिजीज़ शरीर की ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसमें
प्रमुख रोग यही सब है, डायबिटीज़ है, थायराइड डिसऑर्डर है, फैटी लिवर डिजीज़ है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में प्रकाशित हुआ है। तो ग्लोबल बर्डन डिजीज़ रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख मेटाबॉलिक डिजीज़ हब के रूप में जो है उभर रहा है। अब देखिए डायमिथाइल ईथर यानी कि DME क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगहीन एवं कम विषाक्त गैस है। देखिए यहाँ पर दिया है कि डायमिथाइल ईथर एक रंगहीन गैस है, कम विषाक्त है, ज़्यादा विषाक्त नहीं है और गैर संक्षारक यानी कि नॉन कोरोसिव होती है। स्वच्छ ईंधन यानी क्लीन फ्यूल के रूप में इसमें संभावना है और LPG के विकल्प के रूप में भी इसको देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अनुमति दी, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। पहली बार 2011 में अरुणा शानबाग मामले में अनुमति दी गई थी। पैसिव यूथनेसिया में जीवन रक्षक उपकरणों को हटा दिया जाता है और एक्टिव यूथनेसिया में अभी भी भारत इसमें बैन है, यानी कि खुद से सरकार किसी को मारने के लिए कुछ इंजेक्ट वगैरह नहीं करता है कोई ड्रग्स, बल्कि बस उसका जो है जीवन रक्षक उपकरण को हटा लिया जाता है। तो एक्टिव यूथनेसिया भारत में अभी भी वैध नहीं है। अब देखिए एक टर्म है स्टिल, ये जो है क्या है, तो स्टील जो है C नंबर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये जो स्टील है ये रशिया मेड एक मिसाइल है, भारत इसका परचेज इसको करने का एग्रीमेंट किया है। तो स्टील एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, ये रूस द्वारा विकसित है। मुख्य रूप से नौसेना की हवाई रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली यह मिसाइल सुपरसोनिक विमानों, हेलीकॉप्टरों, जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। हाल ही में भारत द्वारा रूस की कंपनी JSC रोसबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 2182 करोड़ रुपए यानी कि $236 मिलियन का जो है सौदा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको पूछा जाएगा कि ये जो स्टील ये क्या है, SHTILL, तो ये स्टील जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये जो नौसेना है उस नौसेना को हवाई सुरक्षा के लिए इसका यूज किया जाएगा इस मिसाइल का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस यानी कि HSV किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दर्दनाक छाले। देखिए यहाँ पर दिया कि HSV एक वायरल संक्रमण है, मुंह एवं जननांगों पर दर्दनाक छाले उत्पन्न करता है। HSV1 प्रायः ओरल हर्पीज से जुड़ा हुआ है और HSV2 प्रायः जेनाइटल हर्पीज से जुड़ा हुआ है। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क द्वारा ये फैल सकता है। नेक्स्ट देखिए यह कि भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण एवं प्रणाली केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा नेल्लोर में। देखिए यहाँ पर दिया कि भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र जो है यानी कि ऑटोनोमस मेरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का जो नेल्लोर जिला है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और ये जो स्थित है कहाँ पर, जुबलादिन्ने मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर। जुबलादिन्ने मछली, एक मिनट इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को PDF में कहीं समस्या ना हो, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित जुबलादिन्ने मछली पकड़ने के बंदरगाह पर स्थापित किया जा रहा है। इसे मुंबई की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा। रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में उपयोगी है। अब देखिए नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन है, कनेक्ट सेफ। जो कनेक्ट सेफ है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, साइबर सुरक्षा से। देखिए भारत की पहली साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी कनेक्ट सेफ है। भारत का जो पहला साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी है ये कनेक्ट सेफ है। इसे डेलोइट इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया। साइबर हमलों से सुरक्षा एवं डिजिटल जोखिम प्रबंधन पर यह केंद्रित है। 85 नंबर का देखिए कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा B, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इसकी घोषणा की थी। 2026 का थीम क्या है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कॉन्जर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। ये जो है इस बार का थीम है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कॉन्जर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का थीम क्या है, तो C, गिव टू गेन। देखिए यहाँ पर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। 2026 का जो इस बार का थीम है गिव टू गेन, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। नेक्स्ट है विश्व गोरैया दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो विश्व गोरैया दिवस C यानी कि 20 मार्च को मनाया जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। गोरैया संरक्षण और शहरी जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु इसको मनाया जाता है। 88 नंबर का है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो B यानी 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन को जल दिवस भी मनाते हैं। देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग प्रांत बना था। 2026 का थीम क्या है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। अब विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी जो है विश्व जल दिवस ये भी जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। देखिए दिया है कि प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की स्थापना की स्मृति में इसको मनाया जाता है। मौसम, जलवायु और आपदा पूर्वानुमान के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट एक अर्थ आवर, ये चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहा है ये टर्म। देखिए अर्थ आवर क्या है, दिया है अर्थ आवर इज अ ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट। इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, ये देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। दिया है कि अर्थ आवर जो है, ये अर्थ आवर इज अ ग्लोबल एनवायरमेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, where millions of people across more than 190 countries and territories switch off non-essential lights for 1 hour. ठीक है। द इवेंट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च फ्रॉम 8:30 PM to 9:30 PM लोकल टाइम। तो 2026 का जो डेट है ये 28 मार्च 2026 को आया था। टाइमिंग 8:30 से 9:30 PM और पर्पज़ क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, नेचर लॉस एंड द अर्जेंट नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये जो अर्थ आवर है ये 1 घंटे के लिए पूरे विश्व में हर एक देश के द्वारा जो है अपने अपने लोकल टाइम के हिसाब से रात के 8:30 से 9:30 के बीच लाइट को बंद कर देने वाला एक कार्यक्रम है। और ये जो है ना WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा ये करवाया जाता है आयोजित। तो WWF के द्वारा ये करवाया जाता है कार्यक्रम, और 1 घंटे के लिए बिजली को बंद करना होता है। और ये कब किया जाता है? तो हर साल का जो मार्च महीने का लास्ट सैटरडे है उस दिन, अंतिम शनिवार जो होता है मार्च महीने का उस दिन हर साल। तो इस बार ये डेट पड़ा था 28 मार्च को। तो आपको पूछा जाएगा कि अर्थ आवर इस बार कब मनाया गया? तो 28 मार्च को। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि NPC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C 1958 में। दिया कि द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि NPC राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद इज एन ऑटोनोमस नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश्ड इन 1958, इट एम्स टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करना है, अवेयरनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी अक्रॉस द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग ये देखें कि ये जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है NPC, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, NPC इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। ये एक ऑटोनोमस नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। और इसका क्या है काम? इसका मुख्य मकसद टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, ये जो प्रोडक्टिविटी अवेयरनेस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, यानी कि उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना, औद्योगिक जागरूकता करना और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मूल मकसद है, ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ सके। तो यही था राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। चलिए, तो इस तरह से टोटल जो है आपका ये कंप्लीट हुआ। ये सेशन मैं काफ़ी लंबा था इस बार का, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इस बार के मैगज़ीन में दिया हुआ था, तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये कंप्लीट है अपने आप में, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। बार बार आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई सजेशन हो, कुछ नया चीज़ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए कुछ भी आपको करना हो तो आप उसको बताया कीजिए। और वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप मार्केट में जाके इसका जेरॉक्स या PDF भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।